Welcome to Stelluria Studio podcast. I'm your host Yuvan Godse. I'm a professional model and actor, and today I'm doing my first podcast with Stelluria Studios. So let's dive in. Stelluria Studios podcast. आज का पॉडकास्ट प्राउडली स्पॉन्सर्ड है बाय लुनोर लग्स डेकोर स्टूडियो वेयर लग्जरी मीट्स एलिगेंस। आज का एपिसोड है हेल्थ, फिटनेस और डेडिकेशन के नाम, बिकॉज आज जो हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, he has trained 10,000 plus students and treated 5,000 plus patients worldwide, and he's been into fitness industry for more than 15 years. He is a physiotherapist, a certified master trainer, founder of BFS Gym and Suvesh Physiotherapy Clinic. Let's welcome Dr. Suvesh Sharma. So hello sir. हेलो। सो जस्ट फॉर द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से कि मैंने इनके बारे में बहुत चीज़ें बताई है आपको ऑलरेडी इन द इंट्रो, बट वो छोड़ के भी इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं अभी तक जो मैंने डिस्क्राइब भी नहीं किए, और अगर मैंने उसके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया सो इट विल बी अ बिग लिस्ट। सो मैं चाहता हूँ कि सुवेश सर आप ही बताइए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ इज द ऑल सिचुएशन गोइंग ऑन? सो लाइफ हैज बीन लाइक ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर मी, बट स्टार्टिंग से आई वाज देयर फॉर हेल्थ केयर, लाइक मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही था। आई वाज इनटू फिटनेस एंड देन उसमें मेरा एक इंक्लिनेशन जो था थोड़ा स्पेशल पॉपुलेशन की तरफ। सो फिटनेस में भी एक अलग अलग डिविजन्स होते हैं, तो मेरा जो इंक्लिनेशन स्पेशल पॉपुलेशन की तरफ था उसी को लेके मैंने अभी आगे जो है मैंने फिजियोथेरेपी को परस्यू करके आई हैव कंप्लीटेड माय फिजियो एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड जो मेरे टर्म है जो मैं यूज करता हूँ कंप्लीट रिहैबिलिटेशन। सो कंप्लीट रिहैबिलिटेशन एज इन पॉइंट होता है किसी की लाइफ में, कभी एक कोई इंसिडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है, तो जब वो स्टक हो जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ व्हाट यू वर परसुइंग बिफोर, वी हैव सक्सेसफुली रिहैबिलिटेटेड मोर देन अराउंड 1,000 to 2,000 people and we are going on long way to go. सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बिकॉज पर्सनली मैंने आपकी जर्नी देखी है फ्रॉम मैनी ईयर्स एंड यू हैव ट्रीटेड मी एज वेल इन माई मेडिकल कंडीशन। सो या इट इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज जो डिटेल्स और जो चीज़ें आपको पता है कहीं ना कहीं एज एन डॉक्टर, और आप जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हो लोगों में, वो मैंने बहुत कम लोग को देखा ऑब्जर्व करते हुए। मेरा एक स्टार्टिंग से ही मतलब एक कंडीशन था, बिकॉज एज यू नो लाइक आई वाज इनटू ट्रेनिंग फील्ड। सो एक गैप था ट्रेनर्स के बीच में। ट्रेनर्स का बेसिकली काम होता है कि एक्सरसाइज करवा के स्ट्रेंथनिंग करवाना, या फिर जो है मसल का पावर बढ़ाओ या फिर एंड्योरेंस बढ़ाओ। बट एक कहीं ना कहीं एक गैप था जहाँ पर एक फिजियोथेरेपी पार्ट आ जाता है। तो फिजियो में क्या होता है कि फिजियो दे हैव लिमिटेशंस, लाइक वो पेन मैनेजमेंट तक आ जाते थे। फिर उसमें फिजियो में एक विंग था कि वो रिहैबिलिटेशन सब लोग नहीं करते थे, खाली पेन मैनेजमेंट कर लिया एंड देन वी आर डन। सो वो कहीं ना कहीं मुझे गैप दिखा एंड फिर वहाँ से मैं निकल के आया, जिसमें एज आई वाज अ ट्रेनर कम फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें आई नो द लिमिटेशंस ऑफ द क्लाइंट कि मस्कुलर लिमिटेशंस क्या है, तुम्हारे कार्डियो रेस्पिरेटरी लिमिटेशंस क्या है, एंड कैसे उसको प्रोग्रेशन में लेके जा सकते हो। सो पेन मैनेजमेंट रिहैब से लेके स्ट्रेंथनिंग तक। ओके, तो ये हमारा एक गैप था जो हमने फुलफिल किया। या बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मुझे भी पहले डिफरेंस पता नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और स्ट्रेंथनिंग क्या होता है। मुझे पहले कन्फ्यूजन था कि अगर मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मैं ऑलरेडी रिकवर कर रहा हूँ, बट सिचुएशन वैसी नहीं है। सो उसके बारे में मुझे आप डिफरेंस बता सकते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है और स्ट्रेंथनिंग क्या है, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये दोनों के? So actually there is no some or the other kind of difference between physio and strengthening. Physio का ही पार्ट आप समझ सकते हो strengthening, या फिर strengthening का ही आप पार्ट समझ सकते हो physio, तो दोनों इंटर रिलेटेड ही है। So but क्या होता है कि यहाँ पर लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, people are not aware about it कि फिजियो करवा लिया। अभी लोग क्या होता है कि कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है एंड किसी ने उसको रिकमेंडेशन दिया, या ऑर्थो ने दिया या किसी सर्जन ने दिया कि भाई आपको कुछ इंजरी हो गई है, यू गो टू अ फिजियो, वहाँ पे जाके आप फिजियोथेरेपी ले लो। अब फिजियो के पास में आने के बाद में वो 10-15 सेशन का बात होती है, 10-15 सेशन फिजियोथेरेपिस्ट ने दे दिया। आप अगर पेशेंट हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो 10-15 सेशन करके आ गया एंड पेन थोड़ा सबसाइड हो गया, आई एम ओके नाउ। बट आफ्टर वो जो पेन सबसाइड होता है, वो पेन सबसाइड होने का एक लेवल होता है। एक पेन सबसाइड, आप नॉर्मली पेन सबसाइड कर दिए, बट उसके ऊपर क्या, आपको नॉर्मली तो फंक्शनिंग करना पड़ेगा ना, राइट।
तो नॉर्मल फंक्शनल करने के लिए यू हैव टू गो टू द स्ट्रेंथनिंग पार्ट। तो फिजियो तो कर लिया, पेन मैनेजमेंट कर लिया, बट उसके बाद में जो स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट है वो करना भूल गए। फिर वापस से एक टर्म आ जाता है, एक टाइम हो गया, 15-20 दिन चले गए, वापस से पेन आ गया। ओके, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ इशू इन माई नेक, ओके, आई थिंक यू हैव ट्रीटेड दैट एज वेल, राइट? सो वो पार्ट जब आपने मुझे ट्रीट किया था तो पहले आपने फिजियोथेरेपी दी मुझे, जहाँ पे आपने जो प्रॉब्लम था उसको हील किया, बट देन यू इवन सेड मी टू डू एक्सरसाइजेस फॉर द नेक, कि आप उस मसल को स्ट्रेंथन करो, कि वो वापस चीज़ ना बढ़े या वापस आए। वो क्या होता है कि रिकरिंग हो जाता है। अगर आपने उसको रिकवर नहीं किया एंड रिकवर करने के बाद में आपने उसको स्ट्रेंथनिंग नहीं किया, सो वापस से रीअकरिंग हो जाएगा। तो रीअकरिंग हो गया तो फिर वापस आप बोलोगे कि सर यार फिजियो कर लिया फिर भी वापस से पेन रह गया मेरे को, राइट? जो स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट होता है वो जनरली मिस कर जाता है। एक पार्ट में आपने कंप्लीट कर लिया, फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो गई, उसके आगे क्या आपको एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, राइट? तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर लेता है, मतलब एक सक्सेसफुल रिहैब के लिए। ओके, तो आपको सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन करना है तो यू नीड टू एक्चुअली कंप्लीट ऑल द प्रोसीजर्स। तो आपने पता नहीं आपने टर्म सुना होगा कि एक रिहैबिलिटेशन टीम होती है। नहीं, मुझे इस बारे में लाइक बताइए क्या होता है एग्जैक्टली। सो बेसिकली रिहैबिलिटेशन टीम का काम ये होता है, रिहैबिलिटेशन टीम अगर कभी कोई एक इंजरी हो जाती है किसी को, तो हमारे पास में रोज अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं। सो कभी कोई एक पर्टिकुलर इंजरी हो गई तो वो इंजरी को एसेस करता है एक ऑर्थोपेडिक या फिर कोई सर्जन। तो रिहैबिलिटेशन टीम में सर्जन से लेके नीचे नर्स तक सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में एक सोशल वर्कर भी इन्वॉल्व होता है। ओके, तो रिहैबिलिटेशन का टीम का काम यह होता है कि हर एक पॉइंट पे एक एक्सपर्ट वहां पर अवेलेबल होना जरूरी है। जिस टीम में सर्जन आएगा, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आएगा, उसके बाद में एक फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, जिसका काम होगा पेन मैनेजमेंट एंड रिहैब करना। हाँ, उसके बाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आता है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में। वो क्या होता है एग्जैक्टली? सो जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर उनको ट्रीट करने का पार्ट हो जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी फिजियोथेरेपिस्ट की तरह ही होता है, जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन पे वर्क करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एज इन फ्लेक्सिंग ऑफ योर आर्म्स, या फिर कोई पर्टिकुलर फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है तो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करना। एक पर्टिकुलर जैसे स्पीच अपसर्ड हो गई, स्पीच अगर ब्रेक हो रहा है तो स्पीच थेरेपी देना। तो ऐसे स्पेसिफिक चीजों पे वर्क करने वाला ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है। तो वो टीम में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होता है। देन वहां पर आ जाती है नर्स, बिकॉज कभी कभी कोई बेड रिडन क्लाइंट होता है तो उसको कुछ आईवी देना है, कुछ इंजेक्शन देना है, कुछ मेडिसिन देना है, तो एक नर्स, एक केयर गिवर वहां पर रहता है। देन वी हैव अ सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर आप बोलेंगे सोशल वर्कर क्या काम है? हाँ, बिकॉज वो तो ट्रीट नहीं करना जानते। बट सोशल वर्कर का ये काम होता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई एक इंजरी प्रोन या फिर कोई ऐसा कोई पर्सन है जो बेड रिडन है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं कोई सोशल इनजस्टिस ना हो रही हो। सोशल इनजस्टिस एज इन कोई कुछ गलत कर सकता है या किसी प्रकार का वहां पर एक इनजस्टिस हो रहा है लाइफ में, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सोशल वर्कर का भी होना जरूरी होता है वहां पर। ओके, सो ही टेक्स केयर अबाउट द सिचुएशन हैपनिंग देयर। उनके साथ सही ट्रीट किया जा रहा है उनको। एग्जैक्टली उनके एक्सपेंसेस चेक करना, उनका जो बिल बन रहा है वो चेक करना, प्लस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है सोशल वर्कर की। तो वो सारे इनजस्टिस को बचाने के लिए कोई कंडीशन वाले पर्सन, इंजर्ड पर्सन को बचाने के लिए ये सारे लोग एक साथ में काम करते हैं। ये होता है एक रिहैबिलिटेशन टीम। यार, आई डिडंट नो अबाउट दिस, लाइक सीरियसली। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। मैं इंडिया में बोल रहा हूँ ना, इंडिया में नहीं, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि टीम में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, बिकॉज हमें बस दिमाग में होता है कि मुझे इंजरी होगी, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और मुझे ट्रीटमेंट लेनी है। दैट्स ऑल वी नो ऑल अबाउट। तो ये तो मैंने खाली बेड रिडन तक का प्रोसीजर आपको पता है। जब आप बेड रिडन से ऊपर आ जाते हो, जब आप नॉर्मल हो गए, जैसे जहां पर हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में एक आ जाता है स्ट्रेंथनिंग एक्सपर्ट, जो कि आपको जब आप खड़े हो गए, बेड से आप खड़े हो गए हो, उसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज में लाके आपको नॉर्मल रूटीन में लेके आना। वो एक स्ट्रेंथनिंग एक्सपर्ट या फिर एक ट्रेनर, जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं, उनका काम होता है। और उन ट्रेनर्स को गाइडलाइंस देने का काम हमारा होता है कि क्या स्पेसिफिक चीज इनको करवानी है, क्या नहीं करवानी है। मतलब एक सर्जन एक गाइडलाइंस हमको देगा, कुछ गाइडलाइंस हम इनको देंगे कि हाँ ये सारे जॉइंट्स पे हम वर्क कर सकते हैं,
इसको फंक्शन में लेके आ सकते हो, इसके फंक्शनिंग पे आप वर्क कर सकते हो। तो ट्रेनर्स हमारे गाइडलाइंस पे वर्क करते हैं एंड देन वो एक सक्सेसफुल रिहैब होता है, और फिर जाके जो है एक जो पर्सन जो इंजर्ड था, जो बेड रिडन था, वो आगे जाके देश के लिए मेडल भी ला सकता है। इट इज लाइक दैट, वो एक जर्नी होता है। सर मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल, तो स्ट्रेंथनिंग से मुझे याद है जिम के बारे में। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी चल रहा है इंडस्ट्री में, ओके, फिटनेस इंडस्ट्री में। और मैंने जितना भी मैंने रिसर्च किया अबाउट फिटनेस, हेल्थ, और मैं जितने भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ओके, एवरी सिंगल डे, सो वो मेरे सीनियर्स हो गए काम के जगह पे, या जो नए लोग हैं जो जिमिंग में आ रहे हैं, दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड, ओके, कि जिम करने से आपके मसल वीक होते हैं और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं जेन्युइनली ये सुन रहा हूँ, और मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स भी मुझे बोल रहे हैं, इवन इफ आई एम गोइंग फॉर जिम, दे आर लाइक कन्विंसिंग माई पेरेंट्स कि ये करने के लिए मना करो इनको, क्योंकि लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहा है, एंड व्हाई इज ही डूइंग दैट, देयर इज नो नीड ऑफ जिम। सो ये इसके लिए जवाब देने के लिए मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी ऑल्सो, आई ट्रेन द ट्रेनर। तो इसमें क्या इशू आ जाता है, बेसिकली लोगों को मालूम नहीं है और ट्रेनर्स को भी ये मालूम नहीं है, बेसिकली जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो ट्रेनर्स, या जो ट्रेनर एक दे रहा है, या फिर नॉर्मली कोई एक अगर एक पर्सन जा रहा है जिम में, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं गया वहाँ पर मैंने 10-15 रेपिटेशन मार लिया एंड वो हो गया। मतलब मेरे को ट्रेनर ने बोला कि आपको 15 रेपिटेशन मारना है, और आपने हैंड मूवमेंट कर लिया, जो भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट कर लिया, और फिर आपने वो करके आके आप सेटिस्फाइड हो गए मैंने जिम कर लिया। यस, बट वो जो आपने 15 या 20 रेपिटेशन मारा है, उसके इफेक्ट आपके बॉडी पे क्या है वो आपको मालूम ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आपने उसको अपने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को टेस्ट ही नहीं किया। आपने खाली एक पर्टिकुलर रेंज रख लिया है कि मैं 5 किलो, 7.5 किलो, 2.5 किलो, कोई फीमेल है 2.5 किलो, 5 किलो, उसके ऊपर वो जाते ही नहीं है लाइफ टाइम। वो 15-20 साल से जिम कर रहे होंगे, बट वो 5 किलो के ऊपर गए नहीं होंगे। बट सर इसमें ये क्वेश्चन से मुझे और एक बात आपने बताई कि फीमेल्स के दिमाग में ये मिथ भी है कि अगर जैसे आपने बोला ना 7 kgs के ऊपर नहीं जाते हैं, एंड दे आर लाइक कि नहीं यार, मैं अगर 10 kgs और 12 kgs से वर्कआउट करूंगी तो मेरी बॉडी मैनली हो जाएगी। वही चीज है, मतलब एक थियरी है वोल्स थियरी करके। ये वोल्स थियरी क्या बताता है, बॉडी का फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है जब आप उसके ऊपर एक स्ट्रेस डालते हो। तो जब आप किसी प्रकार का फिजिकल स्ट्रेस आप डालते हो बॉडी के ऊपर, तब जाके जो है आपका बॉडी उसको इक्वली रिस्पॉन्ड करता है, और उसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स होती है। जैसे कि आपके मस्कुलर डेवलपमेंट होगी, आपके बोन डेंसिटी डेवलप होगी। तो ये सारी चीज लोगों को पता ही नहीं है। वहां पर जाएंगे वो खाली एक पर्टिकुलर वेट लिया, उनका स्ट्रेंथ एक्चुअली है ज्यादा, बट वो आ कर रहे और वो कम कर रहे हैं। जिम जा रहे हैं, बट वो जो आने के बाद में जो वर्कआउट करना है वो बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। और कोई आई थिंक बहुत ज्यादा ही खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं, उनके कैपेसिटी से ज्यादा। एग्जॉस्टिंग का तो देखो एक प्रोग्रेशन होता है, वो समथिंग डिफरेंट है। बट वो मेन जो पॉइंट है जो आपने मेरे को बोला कि लोग जा रहे हैं जिम करने के बाद में भी फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसका ये कारण यही है कि वो जिम तो जा रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली बर्निंग समथिंग, या फिर वो कोई स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट या फिर कुछ ऐसा अपने डेवलपमेंट कुछ कर नहीं पा रहे अपने बॉडी के अंदर। तो बॉडी उसको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो वो ना करो या ना करो वो एक ही बराबर हो रहा है। बट सर मुझे इसमें ये भी लगता है ना कि अगर मैंने किसी ट्रेनर को if I have trusted some trainer for the training, so that is his responsibility कि वो मुझे सही से ट्रेन करे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कर रहा है वो भी गलत है, उसको समझ नहीं आ रही है बात, बट उसने जिस पे ट्रस्ट किया है ट्रेनर पे, उसे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली करवाना क्या है। अब इसमें वही पार्ट आ जाता है, एक मॉनिटरी टर्म भी आ गया। अभी कैसा है कि कुछ जो क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, ठीक है, तो क्वालिफाइड ट्रेनर्स है वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। ठीक है, मेरे भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली पर सेशन वाइज 1,500-2,000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, लाइक, एंड दे आर अप टू 6,000 पर सेशन एज वेल। तो वो बेसिकली क्या होता है कि एक जो अच्छे ट्रेनर है वो थोड़े से मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ा फाइनेंशियली वो थोड़ा सा ज्यादा ये है, तो उनको फीस ज्यादा लगता है, तो नॉर्मल पर्सन उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। दूसरा जो नॉर्मल ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या एक लैकिंग हो गया कि वो नॉर्मली चलना इतना फीस आ रहा है, मैं पर्टिकुलरली उसको ऐसे ही ट्रेन कर दूंगा, कोई प्रोग्राम बनाया नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, हमारा एंड गोल क्या है वो नहीं पता है,
एक पर्सन जब हमारे पास में आता है, जैसे अगर एक कोई नॉर्मल पर्सन आ रहा है, कोई 60 इयर्स का कोई क्लाइंट है या कोई 40 इयर्स का कोई क्लाइंट है, तो उसका एंड गोल क्या है, मुझे उसको कहाँ पर रीच कराना है, कौन से कंपोनेंट्स में मुझे काम करना है, वो सब पता ही नहीं हमको। ओके तो वो कंपोनेंट्स को समझना ये ट्रेनर का काम होता है, एंड फिर वो ट्रेनर जो है उसको एक एंड गोल तक पहुंचा पाता है। ये एक ट्रेनर का काम होता है। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो मतलब मैं मेरे पर्सनल के बता रहा हूँ और आपको भी पता होगा, 3 साल से बेड रिडन क्लाइंट्स, 3 साल से बेड रिडन। ठीक है, बेड रिडन एज इन उनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो गए बेड रिडन होने के लिए। व्हाट इज दैट? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एज इन आप माइंड से ही आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर रीजन पे पेन है। ओके, सो अगर आपको पेन नहीं भी है बट आपके दिमाग में वो चीज फिट हो गई कि आपको वो प्लेस पे पेन है। ठीक है, पेन होगा, नो डाउट नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है हमारा मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है वो उतना नहीं है, तो हम उतना लो फील करते हैं कि हमको छोटी छोटी चीज भी ज्यादा लगने लग जाती है। हाँ राइट, ये एक पॉइंट होता है। तो सबके लाइफ में आता है, कोई लो पॉइंट रहता है, कोई हाई पॉइंट रहता है। तो मेरे पास में ऐसे पेशेंट थे जो 3 साल से बेड रिडन थे, एंड मैंने उनको एक महीने के अंदर ऐसा स्ट्रेंथ पे लेके आ गया या फिर ऐसे एक लेवल पे लेके आ गया कि बाद में वो अभी तक बेड पे नहीं आए, एंड इट इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 years बैक। ओके, तो वो बेड से ऊपर उठाना, तभी मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, ठीक है, बेड से ऊपर उठाना, अगर आप एक क्वालिफाइड ट्रेनर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी के लिए तो डिग्री लगती है, ठीक है, मैंने अपने लाइफ के 8-9 years डाल दिए इसके अंदर पढ़ने के लिए। बट अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं भी हो तो भी आप अगर एक क्वालिफाइड ट्रेनर हो तो आप ये मिरेकल किसी की लाइफ में करते हो। मुझे वो जो पेशेंट्स है, मतलब मैं पेशेंट इसके लिए बोलता हूँ कि पेशेंट ही थे वो आज तक नहीं बोले, और उनको अगर मेरा नाम बोलेंगे तो बोलेंगे वो भगवान है तुम्हारे लिए, क्योंकि उन बेड से, आप समझो ना, बेड से उठा लिया नॉर्मली, एंड नाउ दे आर परफॉर्मिंग रेगुलर रूटीन, वो गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे। राइट, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बेड से, हाँ, बेड पे रिडन, बेड रिडन है, मतलब घर वाले बोलते थे यार ये क्या करेगा, इसको फ्यूचर ही नहीं है बेचारी का। सो ऐसा होता है, तो एक क्वालिफाइड ट्रेनर ये भी कर सकता है, बिकॉज उनको साइकोलॉजिकली भी पता होता है कि अगर फिजिकली पेन है तो साइकोलॉजिकली वो कैसे अफेक्ट कर रहा है उनको, और उनको साइकोलॉजिकली और फिजिकली कैसे उनको लिंक अप करना है और गेट देम बैक ऑन ट्रैक। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। तो ट्रेनर का काम ये भी है, मतलब सो बेसिकली इन दिस होल सिचुएशन मुझे ऐसे समझ में आया कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट योर माइंड कनेक्शन विथ योर बॉडी। अगर आप कोई चीज सोचे बिना अगर आप कर रहे हो, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, सो आप कोई रिजल्ट ही अचीव नहीं कर पाओगे। राइट, यू नीड टू नो, ओके, अगर मैं 10 रेपिटेशन मार रहा हूँ, 5 रेपिटेशन मार रहा हूँ, तो मुझे कौन से मसल पे फोकस करना है, एंड व्हाट इज द पर्पस, व्हाई एम आई डूइंग इट। दैट इज वेरी, कौन से गोल को आप टारगेट करो, कौन सा कंपोनेंट को है, आपका गोल क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाना, आपका गोल क्या है, एंड्योरेंस बढ़ाना है। ये ट्रेनर का भी ड्यूटी होता है, क्योंकि जनरली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जो जिम में आते हैं उनको ये पता नहीं है कि भाई मेरा स्ट्रेंथ बढ़ाऊं कि मैं एंड्योरेंस बढ़ाऊं। हाँ, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेंथ क्या है, एंड्योरेंस क्या है। तो वही चीज एक ट्रेनर का काम होता है, वहां पर ही ट्रेनर्स आते हैं कि अगर कोई एक पर्सन आ रहा है, इसको कहीं पर्टिकुलर पार्ट में पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट है, तो क्या मैं उसको स्ट्रेंथ से ठीक करूं या फिर मैं उसके एंड्योरेंस पे काम करूं, तो ये ट्रेनर ढूंढेगा, ठीक है। और ये फिजियोथेरेपिस्ट का भी पार्ट आ जाता है, बट फिजियोथेरेपी में क्या है, कहीं ना कहीं लैकिंग है एजुकेशन सिस्टम में भी, क्योंकि मैंने दोनों चीज देखी है, मैंने ट्रेनर भी पढ़ा है, मतलब ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन भी किया है, एंड देन फिर मैंने फिजियोथेरेपी की डिग्री भी कंप्लीट किया है, तो वो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं क्या लिमिटेशंस है। यार ये तुम्हारा ये वास मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये उस पे this painting I like it the most. This one? हाँ, this one. ये पेन, हाँ यार ये तो मैंने तो देखा नहीं, मेरी फेवरेट है वो। अरे वाह, बहुत, यार that's a masterpiece for me. वाह, मतलब ये अच्छा लग रहा है एक्चुअली, तुम्हारे इसमें ना सूट कर रहा है। हाँ, okay, so this painting and this to us and the cup अच्छा is the sponsors of today's video. Okay. Lunar. Okay. हाँ, so they are into luxurious decor. अच्छा, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग, उसमें वासेस आ गए, पेंटिंग्स आ गए, वो सारे they make it amazing.
तो मतलब दे मेक दिस वासेस एंड पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग जो कि डेकोर के लिए यूज होता है. राइट. नाइस नाइस. सो सर, नॉर्मली मैंने देखा है जिम में आजकल हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. जैसे मैं बहुत सारे क्लिप्स देखता हूँ ऑनलाइन कि जहाँ पे अचानक से कोई ट्रेडमिल पे भाग रहा है और उसे हार्ट अटैक आ गया और चीज़ें हो रही है. सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट? क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है ऐसे जिम में कि एवरीथिंग इज गोइंग वेस्ट? बेसिकली हार्ट अटैक जो है ये इसके कारण बहुत सारे डिफरेंट है. ठीक है, बट जो कॉमन जो चीज़ें आजकल जो चल रही है मार्केट में, बेसिकली ये एक गलत तरीके का ट्रेनिंग होना. ठीक है, और दूसरा गलत मेथड्स यूज करना वाइल लिफ्टिंग वेट्स एंड एज वेल एज ब्रीदिंग पैटर्न गलत रखना. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या होता है जनरली कि आजकल लोग और ट्रेनर्स भी जो है हमारे परफॉर्मेंस बिल्डअप करने के लिए वालसावा मनूवर एक टेक्निक होती है ब्रीदिंग पैटर्न की. ठीक है, वालसावा मनूवर में आपको बता देता हूँ, जिसमें हम लोग ब्रीदिंग होल्ड करते हैं. ब्रेथ होल्ड करके आप कोई भी एक वेट उठाते हो जिससे आपके कोर मसल से आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, वो होल्ड मिलता है. तो यहाँ पर ये रीजन जो होता है हमारा एब्डोमेन रीजन, यहाँ पर कैविटी होती है, खाली जगह होती है. तो यहाँ पर जब आप ब्रेथ होल्ड करते हो तो ब्रेथ होल्ड करने की वजह से क्या हो जाता है कि यू आर एबल टू लिफ्ट मोर वेट. बट दिक्कत यहाँ पर ऐसे आ जाती है, जब भी आप कोई भी एक वेट लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो अपने आप ही बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ लोड ऑन योर बॉडी देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ठीक है, आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा. ठीक है, प्रेशर भी बढ़ेगा. जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जब अचानक से आपने डीलोड किया वेट आपने उतार दिया अपने शरीर से और आपने एकदम से एक्सेल किया, आपने ब्रेथ होल्ड किया था, इनहेल करके आपने वजन उठा लिया. ठीक है, आपने एकदम से डीलोड किया और एक्सेल भी साथ में किया. तो जब एक्सेल आपने किया तो सडनली जो आपका जो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड था वो एकदम से ड्रॉप हो गया. तो जो आपका हार्ट रेट होता है वो एकदम से बहुत ज्यादा लो हो जाता है. तो एकदम लो हार्ट रेट होने की वजह से सडन ब्लैकआउट हो जाता है क्लाइंट, और सडन ब्लैकआउट हो जाता है उसके बाद में तो फिर कोलैप्स हो गया. अब क्या कोलैप्स हो गया, हार्ट रेट एकदम से लो होने की वजह से कभी कभी हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चीज़ है जो मैं आपके मीडियम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि गलत ब्रीदिंग पैटर्न जो आप यूज़ करते हो वो आप छोड़ दीजिए. ड्यूरिंग वर्कआउट ट्राई टू फॉलो अ नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें आप जब कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हो, जब आप वेट उठाते हो तब आप एक्सेल आउट करिए. जब आप नीचे वेट लेके जाते हो, जब आप टूवर्ड्स द ग्रेविटी अगर आप वेट लेके जा रहे हो तो इनहेल करिए. इससे क्या होगा कि अननेसेसरी जो मूवमेंट आ रहा है, सडन राइज एंड सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, वो नहीं होगा. आपका हार्ट रेट भी स्टेबल रहेगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपके हार्ट अटैक के केसेस के लिए है. दूसरा जो कारण है दैट इज योर अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन, जो आप प्री वर्कआउट्स यूज करते हो. हाँ, मैंने बहुत देखा कि मैंने अभी जो मेरे फ्रेंड्स जिम में वर्कआउट करते हैं उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि प्री वर्कआउट अगर हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग आउट. मतलब वर्कआउट करने में मज़ा ही नहीं आ रहा. इवन दे सजेस्ट मी कि यार आप नॉर्मल कॉफ़ी क्यों पी रहे हो, यू हैव द प्री वर्कआउट दैट गिव्स यू द रियल स्ट्रेंथ टू वर्कआउट. आपको मेरा स्केड्यूल पता है? हाँ. आई एम बीन वर्किंग लाइक 14 आवर्स. मैं पहले तो अपना क्लिनिक में रहता हूँ, सेंटर में रहता हूँ, देन आई गो, मेरा ट्रेनिंग भी रहता है, लोगों को सिखाता भी हूँ, एज वेल एज टीचिंग भी मेरा चलता है 5 आवर्स. तो ये मेरा टोटल 14 आवर्स का जो वर्क शेड्यूल रहता है. मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock से स्टार्ट हो जाता है. और मेरा वर्कआउट कभी होता है जनरली, एक वर्कआउट होता है मॉर्निंग में ही जो अराउंड 8-9 में करता हूँ ड्यूरिंग हमारा सेशन के दौरान. दूसरा मैं आके करता हूँ रात को 11:30 बजे. ठीक है, जब लोग सोने जाते हैं मेरा दूसरा वर्कआउट स्टार्ट होता है. तो आपको पता है उस टाइम पे लो ऑन एनर्जी रहोगे आप, ऑब्वियसली आप पूरे दिन एग्जॉस्ट हुए हो. ठीक है, तो लो ऑन एनर्जी रहोगे. उस टाइम पे भी मैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं किक बॉक्सिंग वर्कआउट करता हूँ. और आपको पता है किक बॉक्सिंग नेशनल मेडल भी है मेरे पास, इंटरनेशनल मेडल भी है, इवन आई डू प्ले नाउ ऑल्सो. तो जब मैं विदाउट एनी कैफीन इनटेक, ना कोई मैं प्री वर्कआउट में कॉफी ले रहा हूँ, ना मैं कोई एक्स्ट्रा कैफिनेटेड जो है वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहा हूँ, जैसे बहुत सारे ब्रांड है,
जब मैं ये कर सकता हूँ तब लोग क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों एक माइंड गेम है खाली। आपको लगता है कि आप लो ऑन एनर्जी हो, मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा निकलेगा, क्यों हम परफॉर्मेंस नहीं निकाल रहे? हम भी तो खेलते हैं। नेशनल मेडल से क्या ज्यादा लेके आ पाओगे आप? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो अननेसेसरी जो ब्रांडिंग हो रही है प्री वर्कआउट के बारे में, प्री वर्कआउट होता क्या है? जनरली एक कैफिनेटेड ड्रिंक आप इनटेक कर रहे हो जो कि हाई ऑन कैफीन है। हाई ऑन कैफीन है। कैफीन का खाली एक साइड इफेक्ट होता है, क्या होता है? जनरली आपका हार्ट रेट को बूस्ट कर देता है। मेरे पास में अभी 2-3 हफ्ते पहले मेरा एक स्टूडेंट था, उसने प्री वर्कआउट ले लिया और उसका हार्ट रेट बैठे बैठे ही, मतलब जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 160-170, which is dangerous I feel कि इसको ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। मतलब जब आपका हार्ट रेट नॉर्मल, जब आप रेस्टिंग स्टेट में हो, 100 के ऊपर जा रहा है तो एक ट्रैकिकार्डिया स्टेज में आ जाता है, जिसमें उसको अब नॉर्मल हार्ट रेट बोला जाता है, अरिथमिया। इसमें आपका कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है और सडन कार्डियक स्टॉप भी हो सकता है। आई थिंक एनजाइटी के टाइम पे भी ये हमें फील होता है, राइट? कि आप बैठे हो, एक सिचुएशन हो गया एंड यू आर जस्ट फीलिंग स्कैर्ड अबाउट समथिंग, तभी भी हार्ट बीट अचानक से बूस्ट होता है। तो वही वो रश के वजह से जो होता है, ये हार्ट रेट एक्चुअली बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहता है, तो उसमें हमको घबराहट जैसा, पल्पिटेशंस ये होता है। राइट। तो स्टूडेंट ने मेरे को फोन किया, सर मेरा हार्ट रेट 160 है, मैं गया डॉक्टर के पास में और उसने ईसीजी निकालने के लिए बोला है। तो मैंने उसको बताया नहीं प्री वर्कआउट लिया है मैंने। बोला तो तूने प्री वर्कआउट लिया क्यों? तो ये बेसिकली, और वो भी कितना साल का था, 19 ईयर स्टूडेंट, खाली 19 साल का लड़का। तब ऐसे अननेसेसरी आप जब सप्लीमेंटेशंस या फिर सप्लीमेंट्स लोगे तो ऐसे कंडीशन आएगी। इस वजह से भी एक जो है डेथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सडन जो है वो हमारा, जैसे बेसिकली अगर रेस्टिंग स्टेट में अगर आपका 150 हार्ट रेट चल रहा है, आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, तो आपको और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट रेट वापस से बढ़ेगा। तो कितना तक जाएगा? 200-250 तक पहुंच जाएगा, Which is not normal. दैट इज वेरी अबनॉर्मल। तो वो हमको तो पहुंचाना ही नहीं है। तो इसी कंडीशन की वजह से यहाँ पर डेथ ज्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट है, मतलब जो 50-55 के है, फिर भी वो लोग प्री वर्कआउट ले रहे हैं, जो कि लेना ही नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली गलत जो है नॉलेज जो स्प्रेड हुआ है कि प्री वर्कआउट से ही सप्लीमेंट या फिर सप्लीमेंटेशन से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके सामने जीता जाता लाइव एग्जांपल हूँ, नेशनल मेडल भी है, इंटरनेशनल मेडल भी है, और रात को भी ट्रेनिंग करता हूँ, दिन में भी ट्रेनिंग करता हूँ, और 14 घंटे काम भी करते हैं। लोग तो आजकल वो जो अपना एनर्जी ड्रिंक आती है, वो भी हाई ऑन कैफीन होती है, आपको पता होगा। राइट। वो कैफीन के वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। राइट। तो लोग वो पी के काम करते हैं, हमको उसकी भी जरूरत नहीं है। वी आर वर्किंग लाइक दैट। तो ये बेसिकली माइंड गेम है। आप अगर अपने आप को वैसे ट्रेन कर लोगे तो आप कुछ भी चीज कर सकते हो। राइट। और सर, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है अभी आफ्टर कोविड, आपको पता ही होगा क्वेश्चन क्या है, कि वैक्सीन के बाद दिस हैज़ इंक्रीज्ड। और ये आई डोंट नो, इसमें बहुत बड़ी डिबेट चल रही है वर्ल्ड वाइड। आई फील कि वैक्सीन लेने के बाद ये हो रहा है कि पहले से ये हो रहा था, पर लोगों के दे वर नॉट रजिस्टरिंग इट, और अभी वैक्सीन के बाद उन्हें एक रीज़न मिल गया कि नहीं यार, वैक्सीन में शायद से कुछ था, इसलिए हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। बेसिकली देखिए, जब कोविड-19 हुआ, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, यहाँ पर जो वैक्सीन जो मार्केट में चल रही है, देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। एक ही टाइप की वैक्सीन नहीं होती है, ठीक है? तो आपने अलग अलग ब्रांड भी सुने होंगे। तो ये जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन, मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया बिकॉज ये अलग अलग तरीके से जो है कोविड वायरस को टैकल करने के लिए वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है? जिसमें एक mRNA वैक्सीन होता है, तुम्हारा दूसरा डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन होते हैं, और एक होता है कि जो हमारा जो नॉन एक्टिव वायरस होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो वैक्सीन का मेन कारण वही होता है कि नॉन एक्टिव वायरस को आपने इंजेक्ट कर दिया। बट कोविड का जो वायरस था उसका ट्रेंड्स आ रहे थे, लाइक अलग अलग जो है नए वायरसेस रेप्लिकेट हो के वापस से आपको अटैक हो रहा था कोविड में। आई थिंक दैट वाज हाइब्रिडिंग, लाइक इट इज गोइंग अप अपने आप ही। जैसे आपके बॉडी में दूसरा वायरस आएगा, फिर वो कोविड-19, फिर बाद में ये कुछ बाद, हाँ, वो खुद को इवॉल्व कर रहा है, राइट? तो उसलिए जो है नए टाइप के वैक्सीन बनाए गए थे। अब इसके साइड इफेक्ट ये थे कि समझो कि आपका जीता ज्यादा लैब आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। जैसे mRNA वैक्सीन हो गया, उसमें आपका एक प्रोटीन का स्ट्रैंड जो स्पाइक होता है कोविड का वायरस का, आपने वो देखा होगा फोटो, तो जो उसके जो स्पाइक्स होते हैं साइड में, वो प्रोटीन स्पाइक्स थे,
तो वो बेसिकली उसके स्पाइक को लेके किसी एक कोल्ड फ्लू के वायरस के साथ मिक्स करके डेड करके फिर आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया। तो अब ये जो है बेसिकली समझो जीता ज्यादा लैब आपके बॉडी में चल गया। अब वो इंजेक्ट करने की वजह से क्या हो गया, ये आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का फॉरेन बैक्टीरिया या फिर कोई एक स्ट्रैंड आपके बॉडी के अंदर जाता है, तो उस वजह से आपका बॉडी फटाक से रिएक्ट करने लग जाता है और ये हो जाता है, फिर वापस से इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से। तो आपके बॉडी छोटी छोटी चीज में भी इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो रहा है। इन द सेंस लाइक अगर आपका कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में चले गया, समझो कि कोई बैक्टीरिया आ रहा है, अभी हवा में बहुत सारे बैक्टीरियाज है, तो अगर ऐसा कोई स्ट्रैंड जैसे कोविड का वायरस है वैसे कोई स्ट्रैंड आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है या फिर इनहेल हो जाता है, तब ये वापस से आपके बॉडी में जो आपके ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में घूम रही है वो एक्टिवेट हो जाती है, फिर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो बार बार इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो आपकी जो आर्टरीज है छोटी छोटी, वहां पर प्लाक जमा हो रहा है। तो जो प्लाक जमा हो जाता है तो कार्डियक मसल को आपको सप्लाई नहीं मिल रहा, तो नॉर्मल 25 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चों को भी आ रहा है। एग्जैक्टली वही चीजें बहुत ज्यादा बढ़, तो ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जैसे मैंने भी वैक्सीन लिया, तो मैंने नॉर्मल स्ट्रैंड की जो नॉन एक्टिव वायरस था, नॉन एक्टिव कोविड वायरस था, उसी के हमने इंजेक्ट करवाया बॉडी के अंदर। तो वो क्या था, वो नॉर्मल स्ट्रेंथ था, जो कि आप लाइव वायरस जब आपके बॉडी में जाता है तो जैसे आपका बॉडी के जो एंटीबॉडीज है या फिर हमारे जो WBC से कैसे रिएक्ट करते हैं वैसे ही वो हमारे लिए भी रिएक्ट करेगा। तो ये नॉर्मल था, बट जब उसको मॉडिफाई करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके जब आपके बॉडी में डाला गया, तब जाके ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करा। तो ये जो दूसरे जो वायरस जो वैक्सीन है उसका मैंने मेन कारण देखा कि उस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के रेट बढ़ गए। ओके, सो वी कैन से दैट माइट बी अ रीजन। सो या वन ऑफ द रीजन, तो देखो ये तो वर्ल्ड वाइड भी एक्सेप्ट भी किया गया है कि देखो प्रूफ तो देखो नहीं करेंगे क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोगों ने लिया है, बट हाँ कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड है कि भाई कारण है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से मेन कॉज जो है हार्ट अटैक के वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ गया है, उस वजह से जो है हमको हार्ट अटैक आ रहा है। तो समवेयर दैट इज लिंक वहां पे, मतलब हाँ, मतलब दैट इज नॉट द मेजर रीजन। कहीं ना कहीं इंडिया में हमारे खाने का ढंग एंड द क्लाइमेट हियर इज ऑलरेडी अगेंस्ट अस इफ यू विल सी, सो उसके वजह से भी एक रीजन हो सकता है कि वो चीजें ट्रिगर हो रही है। तो देखो बेसिकली क्लाइमेट के हिसाब से तो देखो बॉडी अपना खुद से अडेप्ट कर लेता है, एंड हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स बैलेंस कर लेते हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। तो एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब एक स्टेबल स्टेट बनाना, आपके बॉडी के अंदर एक स्टेबल स्टेट क्रिएट करना, ये काम होता है तुम्हारे हार्मोन्स का और ग्लैंड्स का। तो ये आपके बॉडी में स्टेबल स्टेट बना देते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ ज्यादा ही ऐसी चीज कर दी कि मतलब वो स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे, फिर आप वापस से अनस्टेबल बना रहे हो अपने बॉडी को, फिर स्टेबल बना रहे, फिर अनस्टेबल बना रहे हो, तब जाके ये ट्रिगर होता है बहुत ज्यादा। तो वही है कि बहुत सारे कारण है। देखो हार्ट अटैक के एक कारण तो है नहीं। लोग बोलते हैं कि मैं कुछ तो नहीं करता, मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, देखो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा होगा तभी जाके ये हुआ है। हाँ, माइट बी डाइट होगा या कोई चीज होगी, इट कैन बी मेनी थिंग्स। जैसे हमने अभी डिस्कस किया सर अबाउट फिटनेस की, जिम में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं और चीजें हो रही है। सो मुझे लाइक एवरी सिंगल डे आई थिंक अबाउट दिस, और मुझे अभी भी उस चीज का आंसर नहीं मिला है। दैट इज आज के टाइम में, ओके, व्हेन यू नो द फूड इज एडल्ट्रेटेड, ओके, हमारा जो पोल्यूशन लेवल है, ओके, इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इज गोइंग वेरी अप, विद दैट डाइट वो भी सही नहीं जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग और स्ट्रेसफुल लाइफ है। सो इन दिस होल सिचुएशन हम खुद को कैसे बैलेंस कर सके, बिकॉज एवरीवेयर यू आर गोइंग, आप काम पे जा रहे हो, आपको स्ट्रेस मिल रहा है, ओके, देयर इज एंजाइटी हैपनिंग, डिप्रेशन हैपनिंग विद पीपल। उसके साथ साथ आप जो खाना खा रहे हो उसमें भी एडल्ट्रेशन है। थर्ड, आप वर्कआउट करने जा रहे हो, वहां पे भी आपको सही नॉलेज नहीं मिल रही, फिटनेस में भी इश्यूज आ रहे हैं। सो व्हाट इज लाइक व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? इसके लिए तो बेस्ट एक आपके व्यूअर्स के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि बेसिकली आप अपने बारे में, अगर आपके बॉडी के बारे में अगर आप समझना चाहते हो तो बेसिक से एक फिटनेस का कोर्स करो, ठीक है। ओके, तो फिटनेस का कोर्स में क्या है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली कैसे थिंग्स वर्क करती है, व्हाट इज एग्जैक्टली फिटनेस,
ओके, चाहे कभी ट्रेनर हो या ना हो, आप अपने बॉडी को एटलीस्ट समझ पाओगे कि मुझे कब क्या नीड है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कर सकते हो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब लोग क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, कि मैंने 12 घंटे कुछ खाया, 12 घंटे कुछ भी नहीं खाया, हाँ, ठीक है। तब ये क्या है, बेसिकली सी एट अ टाइम, इस वजह से ऑल द वे, लाइक जब आप ये कंटिन्यू कर रहे हो 1 से 2 महीना, उसके बाद में आपका BMR और लो हो जाता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, वो और लो हो जाता है। तो जब तक आप कर रहे हो तब तक वेट लॉस दिखा, जैसे ही आपने नॉर्मल रूटीन पे आ गए, वेट एकदम से स्पाइक हो गया, शूट हो गया, राइट। तो ऐसा भी नहीं करना है ना, आप एक बैलेंस फूड लेके चलिए। सब चीजों की जरूरत होती है, तो आप ग्रेन्स भी इंक्लूड करो आपके डाइट में, आप वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करो, फ्रूट्स भी इंक्लूड करिए, डेयरी भी इंक्लूड करो। तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे तब जाके आपको एक हेल्दी मील बनेगा। हाँ, डेफिसिट और सरप्लस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा वेट गेन करना है तो थोड़ा सा सरप्लस कैलोरीज डाल दीजिए, अगर वेट लॉस करना है तो डेफिसिट कैलोरीज रखो, और एक्सरसाइज पे ध्यान दो। और एक्सरसाइज तो आपको पता ही है, तो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस होते हैं। बेसिक एक कोई पर्सन है तो उसको खाली ये चीज ध्यान रखना है कि उसको कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे वर्क करना है हफ्ते में 2 से 3 दिन। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में कम से कम 150 मिनट उसको वॉकिंग करना है, समझिए, ओके, पूरे वीक का। और उसके बाद में फिर जनरली अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो मसल मास मेंटेन करना भी जरूरी है। तो मसल मास मेंटेन करने के लिए आप वेट ट्रेनिंग करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। तो ये बेसिक, अगर आपको नॉर्मल पर्सन को अगर फिट रहना है तो इतनी सी चीज करनी, ज्यादा कुछ ऐसा हाई फंडू नहीं कि मुझे जाके 2-2, 3-3 घंटा जिम में बैठना है, ये भी नहीं करना है, राइट। पूरे वीक का 150 मिनट आप फिजिकली एक्टिव रहने चाहिए, बस, दैट्स इट, राइट। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन भी कर लेते हैं कि सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, एंड देन दे आर नॉट इवन फोकसिंग ऑन डाइट, सो वो भी कहीं ना कहीं बैकड्रॉप दे देते हैं। देखिए, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। कि मैं या तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन है तो ठीक है भाई, तो तुम एक बार टेक्निकली काम कर रहे हो, टेक्निकल एक्सरसाइजेस कर रहे हो, राइट, ठीक है, और एक बार तुम अपना एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें आप ज्यादा परफॉर्मेंस देते हो। टेक्निक में क्या होता है, आप खाली फंक्शंस पे वर्क करते हो। जैसे अगर मेरा हाथ ऐसा जाना चाहिए तो मेरा हाथ ऐसे ही स्ट्रेट जाना चाहिए, तो मैं टेक्निक पे वर्क करूंगा, राइट। सो दैट इज द एग्जांपल। मिलिट्री में भी होती है, मिलिट्री की एक्सरसाइज सुना होगा आपने, मिलिट्री ने आज ये पहाड़ पे एक्सरसाइज की, कोई एक पीक पे एक्सरसाइज की, राइट, राइट। तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू अडैप्ट टू दैट सिचुएशन। हाँ, बिकॉज दे हैव टू गो देयर एंड परफॉर्म थिंग्स। तो उसी हिसाब से हमारा बॉडी भी अडैप्ट करता है। आपको भी आपके बॉडी को थोड़े थोड़े चैलेंजेस वैसे देने होंगे। और एक और चीज मैं आपके पॉडकास्ट के मीडियम से बोलना चाहूंगा, नाउ डेज द थिंग इज, लोग बहुत इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। ओके, इन्फ्लुएंस एज इन रील्स में हमने देखा है कि ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स भी है, मैं फेक सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि ना कुछ नॉलेज होता है ना कुछ होता है, स्टिल दे यूज दिस थिंग, और वहां पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पास होती है थ्रू द रील्स, राइट। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है और लोग गलत तरीके से फंसते हैं। सो ये भी चीज बहुत गलत है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा एज अ व्यूअर, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन राइट है, क्या रॉन्ग है आपके लिए, राइट। तो उस हिसाब से जो है आप कंटिन्यूसली फिर आप अपने आप को फिट रख पाओगे। वरना ये इतना प्री वर्कआउट ले रहा है, ये इतना सारी चीज ले रहा है, तो मैं भी ले सकता हूँ, हाँ, राइट। तो वो गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपरली ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो कि एक्चुअली थ्रू बता रहे हैं, थ्रू मैसेज दे रहे हैं, एंड आपके बॉडी के लिए अच्छा है। बिकॉज लोगों के दिमाग में अब सर ऐसा हो गया ना कि इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हो कि उनको बस उनके व्यूज चाहिए एंड दे आर अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। सो वो उनके दिमाग में बस ये होता है कि मैं कंटेंट ऐसा बनाऊं कि लोगों को हुक लगे, बस वही है। कंटेंट रिस्पॉन्सिबली कंटेंट नहीं बना रहे आजकल। देखो मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा तो यार फेक कंटेंट दिखता है मुझे मार्केट में। लोग ऐसे उल्टा प्रेजेंट करेंगे कि भाई वो कैची हो जाता है, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली, फॉर व्यूज। तो व्यू के चक्कर में, वो कैची बनाने के चक्कर में बेचारे आम पब्लिक फंसती है। आप कोई भी चीज आप देखते हो, मैं जनरली भी बता रहा हूँ, मेडिसिन के बारे में अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो डॉक्टर को 10 सवाल आप पूछते हो, सर इसके साइड इफेक्ट है क्या, सर इसके साइड इफेक्ट है क्या। बट वो वही चीज अगर वो डॉक्टर ने वीडियो बना के डाल दी, तो 10 लोग जाके वो मेडिसिन खाएंगे। हाँ, मींस
उनके दिमाग में बस वो रिजल्ट रहेगा कि ओके ये मेडिसिन खाने से ये होता है, आई टेक इट। I'll उनको take फर्क नहीं पड़ता कि उनके बॉडी में वो चीज अडेप्ट होगी या उनके लिए यूजफुल है एग्जैक्ट। या नहीं। मैं लिख के दे दूंगा तो उसको अरे इसका साइड इफेक्ट है क्या, बट यही चीज अगर मैं आपको वीडियो पे बताऊंगा तो कल जाके 10 जन लेंगे। तो वो चीज थोड़ा सा गलत ये चल रहा है। तो सोशल मीडिया को यूज करिए बट ऐसे गलत तरीके से नहीं। यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ और ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर करिए जो कि तुम्हारे लिए ट्रू है, राइट। ऐसा। सो इट वाज नाइस सुरेश सर, बहुत मजा आया पॉडकास्ट में। बहुत चीजें आपने बताई जो मुझे पता नहीं थी और व्यूअर्स को भी नहीं पता थी। सो इट वाज नाइस डूइंग पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट पर? काफी अच्छा, लाइक काफी सेटल था और ऊपर से मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी एंड आप एक मीडियम बने, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड होपफुली आगे जाके और इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए हम लोग लेके आएंगे। एंड थैंक यू फॉर नो कनेक्टिंग टू मी एंड हमने ये पॉडकास्ट शूट करवाया। थैंक यू। डेफिनेटली सर, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल, बिकॉज मुझे पता है आपके दिमाग में और बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे आप यू कैन टॉक फॉर आवर्स एंड टेल। सो डेफिनेटली हम इसका पार्ट 2 करने ही वाले हैं नेक्स्ट टाइम। सो फॉर नाउ वील सेटल डाउन फॉर दिस। ओके, फॉर श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। या